किसान और सिपाही। हो रहा है ठीक, तुम बैठ जाओ। अब देखो जी, एनसीईआरटी क्लास 8 चैप्टर 5, जब जनता बगावत करती है, 1857 और उसके बाद। सब किसान और सिपाही। शुरू से पढ़ा बगावत मतलब होता है कि कोई बातें हमें पसंद ना हो और किसी का विरोध करना, इसी को हम लोग बगावत बोलते हैं। बात मत करो बीच में। नीतियां और लोग। पिछले अध्याय में आपने ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों और जनता पर उसके प्रभावों के बारे में पढ़ा। ईस्ट इंडिया कंपनी किस देश की कंपनी थी? इंग्लैंड के। इन नीतियों से राजाओं, रानियों, किसानों, जमींदारों, आदिवासियों, सिपाहियों सब पर तरह तरह से असर पड़े। बात मत करो। आप यह भी देख चुके हैं कि जो नीतियां और कार्रवाइयां जनता के हित में नहीं होती या जो उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है, उनका लोग किस तरह विरोध करते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बगावत। नवाबों की छिनती सत्ता। 18वीं सदी के मध्य से ही राजाओं और नवाबों की ताकत छिनने लगी। उनकी सत्ता और सम्मान दोनों खत्म होते जा रहे थे। बहुत सारे दरबारों में रेजिडेंट तैयार कर दिए गए थे। स्थानीय शासकों की स्वतंत्रता घटती जा रही थी। उनकी सेनाओं को भंग कर दिया गया था। उनके राजस्व वसूली के अधिकार व इलाके एक एक करके छीने जा रहे थे। ठीक है, उधर करके सटरवा गिरा देता तो बेचोगे तो बैठने में दिक्कत ना होगा। तीन को है, सट्टर गिरा नहीं गिरा, ये तो आसान है, गिर जाएगा। तुम भी नहीं रही यार, कॉम्प्लेन नहीं पीती। कॉम्प्लेन पीने से लंबाई बढ़ जाता है, थोड़ा बहुत करता होगा, लेकिन दाल जरूर। दाल सबसे ज्यादा कॉम्प्लान से अच्छा है दाल। कितना लोग के दाल में अच्छा लगता है। किसको किसको दाल अच्छा नहीं लगता है? हाथ उठाओ। लेकिन दाल पीना, प्रोटीन सब ज्यादा होता है, दाल खाना चाहिए। दाल जरूर। बाकी सब्जियों की बाकी कॉम्प्लेन थोड़ा बहुत असर पड़ता है, बाकी जेनेटिक होता है। अब देखो, बहुत सारे स्थानीय शासकों ने अपने हितों की रक्षा के लिए कंपनी के साथ बातचीत भी की। उदाहरण के लिए, मतलब कोई कोई स्थानीय राजा बोले कंपनी से, सोचे कि हम उनसे बातचीत करके अपनी सत्ता बचा लें। जैसे झांसी की रानी। उदाहरण के लिए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई चाहती थी कि कंपनी उनके पति की मृत्यु के बाद उनके गोद लिए हुए बेटे को राजा माने। मतलब झांसी की रानी का कहना था कि हमारा कोई पुत्र नहीं है, तो हम जो पुत्र को गोद लेंगे, मतलब किसी को गोद लेंगे, अपना लेंगे, उसी को हम आप राजा मानिए। अपनी सारी संपत्ति उसी को दे देंगे, मतलब जिसको गोद लेंगे, बेटा बेटा ना बीबी गोद। तो कंपनी बोला कि ना, ऐसे नहीं चलेगा। पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने भी कंपनी से आग्रह किया कि उनके पिता को जो पेंशन मिलती थी वह मृत्यु के बाद उन्हें मिलती रहे। अपनी श्रेष्ठता और सैनिक ताकत के नशे में चूर कंपनी ने इन निवेदनों को ठुकरा दिया। मतलब झांसी की रानी का भी निवेदन ठुकरा दिया और पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब का भी प्रस्ताव ठुकरा दिया। अवध की रियासत अंग्रेजों के कब्जे में जाने वाली आखिरी रियासतों में से थी। 1801 में अवध पर एक सहायक संधि थोपी गई थी और 1856 में अंग्रेजों ने उसे अपने कब्जे में ले लिया। किसे? अवध को। गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान कर दिया कि रियासत का शासक ठीक से नहीं चलाया जा रहा है, इसलिए शासन को दुरुस्त करने के लिए ब्रिटिश प्रभुत्व जरूरी है। मतलब डलहौजी बोले कि अवध का शासन बढ़िया से नहीं चल रहा है, इसलिए शासन बढ़िया से चलाने के लिए हम अपने कंट्रोल में ले रहे हैं। कंपनी ने मुगलों के शासन को खत्म करने की भी पूरी योजना बना ली थी। कंपनी द्वारा जारी किए गए सिक्कों पर से मुगल बादशाह का नाम हटा दिया गया। मतलब कंपनी जो सिक्का जारी किया उस पर से जो मुगल बादशाह का नाम रहता था उसको हटा दिया गया। 1849 में गवर्नर जनरल डलहौजी ने ऐलान किया कि बहादुर शाह जफर की मृत्यु के बाद बादशाह के परिवार को लाल किले से निकालकर उसे दिल्ली में कहीं और बसा दिया जाएगा। दिल्ली का लाल किला जिसमें बादशाह रहते थे, आखिरी बादशाह मुगल वंश के बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, उनको निकालकर बोला गया कि अब कहीं और इनको बसाया जाएगा।
1856 में गवर्नर जनरल कैनिंग ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। मतलब कैनिंग बोले कि अब इनके वंशज को राजा ना बोला जाएगा, क्योंकि ये राजा के बेटा हैं तो राजकुमार बोल सकते हैं लेकिन राजा नहीं बोला जाएगा। उनके मृत्यु के बाद उनके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा, उन्हें केवल राजकुमारों के रूप में मान्यता दी जाएगी। बात मत करो जी, तो लोग धीमे धीमे बनाओ ना अपना। अब एक किसान और सिपाही। गांवों में किसान और जमींदार भारी भरकम लगान और कर वसूली के सख्त तौर तरीके से परेशान थे। मतलब गांव के लोगों को टैक्स देना पड़ता था। टैक्स मतलब कर, मतलब उपज कर रहे हैं उसके बाद में आपको कुछ पैसा देना होगा, और ऊपर से जब पैसा नहीं देते थे तो जबरदस्ती उनसे लिया जाता था और कर बहुत ज्यादा था। मतलब किसान है तो ठीक है, उसका कुछ भाग देंगे, तो अगर प्रॉफिट ज्यादा हो तब ना उसमें से देंगे, जब प्रॉफिट ही नहीं हो रहा तो कैसे देंगे। जबरदस्ती वसूला जाता, किसानों को मारा जाता था। बहुत सारे लोग महाजनों से लिया कर्ज नहीं लौटा पा रहे थे। महाजन समझती है? महाजन मतलब गांव के, समझो कि एक अमीर व्यक्ति जिनके पास काफी पैसा है और वो गरीबों को कर्ज देता है लेकिन ब्याज बहुत ज्यादा लेता है। जैसे कर्ज दे रहे हैं तो उसके बाद उनकी जमीन रखवा लेते हैं और इतना ब्याज होता है कि किसान नहीं दे पाते, आखिर में उनकी जमीन भी वो लोग हड़प लेते हैं। तो उससे इससे भी परेशान थे किसान लोग। इसके कारण उनकी पीढ़ियां पुरानी जमीनें हाथ से निकलती जा रही थी। कंपनी के तहत काम करने वाले भारतीय सिपाहियों के असंतोष की अपनी वजह थी। वे अपने वेतन भत्तों और सेवा शर्तों के कारण परेशान थे। कई नए नियम उनकी धार्मिक भावनाओं और आस्थाओं को ठेस पहुंचाते थे। क्या आप जानते हैं कि उस जमाने में बहुत सारे लोग समुद्र पार नहीं जाना चाहते थे। उन्हें लगता था कि समुद्र यात्रा से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। जब 1824 में सिपाहियों को कंपनी की ओर से लड़ने के लिए समुद्र के रास्ते बर्मा जाने का आदेश मिला तो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इनकार कर दिया। उन्हें जमीन के रास्ते से जाने से ऐतराज नहीं था, समुद्र के रास्ते जाने से ऐतराज था। मतलब वो समुद्र को देवता मानते थे। समुद्र के देवता वरुण सुनी होगी कहीं ना, वरुण बोलते थे कि इनको लांग के हम कैसे जाएंगे, जमीन के रास्ता ले जाना है तो ले जाइए, समुद्र के रास्ते हम न जाएंगे, तो इससे हमारा धर्म और जात दोनों भ्रष्ट हो जाएगा। सरकार का हुक्म न मानने के कारण उन्हें सख्त सजा दी गई, क्योंकि यह मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था। इसलिए 1856 में कंपनी ने एक नया कानून बनाना पड़ा। इस कानून में साफ कहा गया था कि अगर कोई व्यक्ति कंपनी की सेना में नौकरी करेगा तो जरूरत पड़ने पर उसे समुद्र पार भी जाना पड़ सकता है। मतलब शुरू में शर्त रख दिया गया कि अगर आप सैनिक सेवा देना चाहते हैं हमें, तो आपको जरूरत पड़ने पर समुद्र पार जाना पड़ेगा। अगर शर्त मानना है तो आइए, नहीं मानना है तो जाइए। तो इस तरह मजबूरी था, तो कितना लोग करते थे, कितना लोग ना करते थे। सिपाही गांवों के हालात से भी परेशान थे। बहुत सारे सिपाही खुद किसान थे, वे अपने परिवार गांवों में छोड़कर आए थे, लिहाजा किसानों का गुस्सा जल्दी ही सिपाहियों में भी फैल गया। समझ रहे यहाँ तक? सुधारों पर प्रतिक्रिया। अंग्रेजों को लगता था कि भारतीय समाज को सुधारना जरूरी है। सती प्रथा को रोकने और विधवा विवाह को बढ़ावा देने के लिए कानून बनाया गया। सती प्रथा समझती है क्या होता है? सती प्रथा हिंदू धर्म में था। जैसे कि जब पति मर जाता है तो उनकी पत्नी को जबरदस्ती उनके चिता पे बिठा दिया जाता था और आग लगा दिया जाता था, या अब पत्नी स्वेच्छा से है तो खुद बैठकर जल जाए उनके साथ, मतलब पति के साथ वो भी मर जाए, और जो नहीं मरते तो उनको जबरदस्ती किया जाता था। तो ये नियम तुमको ठीक लग रहा है? बहुत गलत नियम था। तो अंग्रेज कुछ कुछ काम ठीक किए, तो ये सती प्रथा हटाए। अंग्रेजी भाषा की शिक्षा को जमकर प्रोत्साहन दिया गया। 1830 के बाद कंपनी ने ईसाई मिशनरियों को खुलकर काम करने और यहाँ तक कि जमीन व संपत्ति जुटाने की भी छूट दे। कब? 1830 के बाद। 1850 में एक नया कानून बनाया गया जिससे ईसाई धर्म को अपनाना और आसान हो गया। इस कानून में प्रावधान किया गया कि अगर कोई भारतीय व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता है तो पुरखों की संपत्ति पर उसका अधिकार पहले जैसा ही रहेगा। मतलब कानून बना कि ठीक है, कितना लोग डरते थे कि ईसाई धर्म ना अपनाएंगे, ईसाई धर्म अपना लेंगे तो हमारी पुरखों का जमीन खत्म हो जाएगा।
तो 1850 में ऐसा कानून है कि नहीं, अगर आप ईसाई धर्म भी अपना लेते हैं तो आपका जो पुरखों का जमीन है आपको मिलेगा, कोई दिक्कत न हो। बहुत सारे भारतीयों को यकीन हो गया था कि अंग्रेज उनका धर्म, उनके सामाजिक रीति रिवाज और परंपरागत जीवन शैली को नष्ट कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऐसे भारतीय भी थे जो मौजूदा सामाजिक व्यवस्था में बदलाव चाहते थे। इन सुधारकों और उनके सुधार आंदोलनों के बारे में आप अध्याय 6 में पढ़िएगा। अब समझते हैं जनता की नजर से उस जमाने में लोग अंग्रेजी शासन के बारे में क्या सोचते थे, इसका जायजा लेने के लिए हम लोग शोध 1 और शोध 2 पढ़ेंगे। सैनिक विद्रोह जन विद्रोह बन गया। मतलब शुरू में तो सैनिक विद्रोह की अंग्रेज लोग सोचे कि तो थोड़ा बहुत विरोध कर रहा दब जाएगा, लेकिन हुआ क्या कि बहुत बड़ा विद्रोह हो गया। अप्रत्याशित, मतलब जिसकी आशा न की गई थी उसको बोलते हैं। यद्यपि शासक और प्रजा के बीच संघर्ष कोई अनोखी बात नहीं होती, लेकिन कभी कभी ये संघर्ष इतने फैल जाते हैं कि राज की सत्ता छिन्न भिन्न हो जाती है। बहुत सारे लोग मानने लगे हैं कि जब उन सबका शत्रु एक है, इसलिए वे सभी कुछ करना चाहते हैं। इस तरह की स्थिति में हालात अपने हाथ में लेने के लिए लोगों को संगठित होना पड़ता है। उन्हें संचार, पहलकदमी और आत्मविश्वास का परिचय देना होता है। भारत के उत्तरी भागों में 1857 में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी। फतह और शासन के 100 साल बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को एक भारी विद्रोह से जूझना पड़ा था। मई 1857 में शुरू हुई इस बगावत ने भारत में कंपनी का अस्तित्व ही खतरे में डाल दिया था। मेरठ से शुरू करके सिपाहियों ने कई जगह बगावत की। समाज के विभिन्न तबकों के असंख्य लोग विद्रोही तेवरों के साथ उठ खड़े हुए। कुछ लोग मानते हैं कि 19वीं सदी में उपनिवेशवाद के खिलाफ दुनिया भर में सबसे बड़ा सशस्त्र विद्रोह था। सशस्त्र मतलब हथियारों के साथ लड़ाई। समझ रही है? अब समझते हैं मेरठ से दिल्ली। 8 अप्रैल 1857 को युवा सिपाही मंगल पांडे, जो बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया। यानी कि मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। क्यों? क्योंकि वे अफसरों पर हमला की अपने से सीनियर पर। चंद दिन बाद मेरठ में तैनात कुछ सिपाहियों ने नए कारतूस के साथ फौजी अभ्यास करने से इनकार कर दिया। सिपाहियों को लगता था कि उन कारतूसों पर गाय और सुअर की चर्बी का लेप चढ़ाया गया था। 85 सिपाहियों को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्हें अपने अफसरों का हुक्म न मानने के आरोप में 10-10 साल की सजा दी गई। 9 मई 1857 की बात। मतलब कि कई सिपाहियों में ऐसा अफवाह फैल गया कि जो नया तरह के कारतूस आया है उसको मुंह में छील के उसमें लगाना रहता है तो छोड़ना रहता है, तो उससे में गाय और सुअर का चर्बी मिला है। तो गाय हम लोग के लिए पवित्र है, हम लोग उनका मांस छू नहीं सकते हैं। अब मुस्लिम लोग सुअर को अपवित्र मानते हैं, वो सुअर देखना नहीं चाहता, उसको मुंह में जा रहा है। तो ये दोनों लोग विद्रोह करने लगे, हिंदू और मुस्लिम। यही दोनों एक हुए। तो उस समय हिंदू और मुस्लिम दोनों एक हुए और दोनों मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया। समझ रही है? और 85 सिपाहियों को न कहना मानने के लिए, मतलब राइफल का उपयोग न करने के लिए नौकरी से निकाल दिया गया और 10-10 साल की सजा दी गई। 9 मई 1857 को मेरठ में तैनात दूसरे भारतीय सिपाहियों की प्रतिक्रिया बहुत जबरदस्त रही। 10 मई को सिपाहियों ने मेरठ की जेल पर धावा बोल दिया। कब धावा बोला? 10 मई 1857 को। बंद वहां सिपाहियों को आजाद करा लिया। उन्होंने अंग्रेजी अफसरों पर हमला करके उन्हें मार गिराया। उन्होंने बंदूक और हथियार कब्जे में ले लिए और अंग्रेजों की इमारतों व संपत्तियों को आग के हवाले कर दिया। उन्होंने फिरंगियों के खिलाफ, फिरंगी अंग्रेजों को ही बोलते थे वो लोग, फिरंगियों के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। सिपाही पूरे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करने पर आमदा हो गए, मतलब व्याकुल हो गए कि अब हमको पूरा देश से अंग्रेजी शासन खत्म करना है। लेकिन सवाल यह था कि अंग्रेजों के जाने के बाद देश का शासन चलाएगा कौन? मतलब अंग्रेज मान के चलो कि छोड़ के चले गए, तो सोचे कि अब शासन कौन संभालेगा? वो लोग अपना राजों को ढूंढने लगे। सिपाहियों ने इसका भी जवाब ढूंढ निकाला। वे मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को देश का शासन सौंपना चाहते थे। सोचे कि अगर हम आजादी पा लेंगे, अंग्रेजों को भगा देंगे, तो राजा बनाएंगे बहादुर शाह जफर को, जो मुगल वंश के अंतिम राजा थे। मेरठ के कुछ सिपाहियों की एक टोली 10 मई की रात को घोड़े पर सवार होकर
मुंह अंधेरे ही दिल्ली पहुंच के, मतलब सुबह सुबह ही जैसे उनके आने की खबर फैली, दिल्ली में तैनात टुकड़ियों ने भी बगावत कर दी। यहाँ भी अंग्रेज अफसर मारे गए। देसी सिपाहियों ने हथियार व गोला बारूद कब्जे में ले लिया और इमारतों को आग लगा दी। विजयी सिपाही लाल किले के दीवार के आसपास जमा हो गए। वे बादशाह से मिलना चाहते थे। लाल किला जहां बादशाह रहते थे, कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। बादशाह अंग्रेजों की भारी तादाद से दो दो हाथ करने को तैयार नहीं थे। मतलब वो बोले कि अब हमारा उम्र हो गया है, हम अंग्रेजों से ना लड़ेंगे। लेकिन सिपाही भी अड़े रहे कि नहीं, हम आप ही को राजा बनाएंगे। आखिरकार वे जबरन महल में घुस गए और उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित कर दिया। बूढ़े बादशाह को सिपाहियों की यह मांग माननी पड़ी। उन्होंने देश भर के मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह के इस एकमात्र कदम के गहरे परिणाम सामने आए। उसको टिप्पणी